एंजल मैडम, बढ़िया होंगी आप। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हमारी कुछ प्लानिंग ऐसी है कि हमारे पास 23 डेज है, तो हम एक दिन में कोशिश करेंगे 2 से 3 चैप्टर करने की। ये वाली बुक कम से कम 10 दिन में हम खत्म कर देंगे और दूसरी वाली बुक हम 10 दिन में खत्म कर देंगे। लास्ट के बचे 3 दिन हम लोग जो है कि प्रीवियस पेपर्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। और ये जो हम 10 दिन में चैप्टर खत्म करने वाले हैं, ये इसमें हम सिर्फ मेन्स टॉपिक देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ना कि आलतू फालतू बेकार के। तो प्लानिंग ये चल रही है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग, जीरो टू हीरो बनेंगे, सॉरी आप तो हीरोइन बनेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज साइंस। हम विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये साइंस जो है ये है क्या, ठीक है। तो जो साइंस है ना, वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। एक चीज को याद रखना, साइंस जो है एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड सिंटिया से मिलकर बना है। साइंस जो है वो एक लैटिन एक भाषा है, वहाँ एक वर्ड है सेंटिया, उससे मिलकर के बना है, ठीक है। अब मैडम जी, आप तो ये समझ गए कि जो साइंस वर्ड है ये लैटिन भाषा से एक शब्द है साइंटिया, उससे मिलकर बना है। उस सिंटिया का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है? जानना, ठीक है। देखो, मेरे को जानना है यार, आप मेरे से प्यार करती हो नहीं करती हो। ठीक है, चलो वो तो अलग टॉपिक है। बट यहाँ पर देखो, हम जब से आदि मानव है ना, आदि काल से ही मनुष्य अपने चारों ओर की चीजों के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहा है। जिज्ञासा होती है एक अंदर मनुष्य के, ठीक है। तो वो अपने चारों ओर देखता है कि यार ये नदी है, ये पत्थर है, ये जो है कि लकड़ी है, इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगल-बगल की जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, उन सब के बारे में हमने जानकारियाँ प्राप्त करी, ठीक है। वही जो जानकारियाँ प्राप्त करी है, ठीक है, उन्हीं जानकारियों को हम आज पढ़ रहे हैं, वही साइंस है। यानी मनुष्य ने आदि काल से ही अपने आस-पास की चीज़ों के बारे में इच्छा थी उनको, ठीक है, बहुत इच्छुक थे वो, तो उन्होंने वो जो जानकारियाँ प्राप्त करी, ठीक है, आज तक हम लोग जानकारियाँ प्राप्त करते रह रहे हैं। अभी डार्क एनर्जी पे हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अभी हमें उस चीज़ के बारे में जानना है। तो ऐसे आगे हमारे जो बच्चे के मतलब हमारे नहीं, सॉरी, ये मतलब किसी का भी बच्चा, बच्चे का बच्चा होगा, तो वो खोज करते रहेगा ना आगे, ठीक है। तो ऐसी जानकारियाँ इकट्ठी होती रहेंगी और हम उनके बारे में पढ़ते रहेंगे, हमारे आने वाले बच्चों के ऊपर और उनकी फटती रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन पे, ठीक है। देखो, डेफिनेशन सबने रटी है विज्ञान की। विज्ञान जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी इस चीज को तोड़ के देखना तो समझ में आएगा कि ये कितना डीप बात है, ठीक है। वैसे हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखो, वो कह रहा है ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु, ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस जो ब्रह्मांड है उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो एक पेन है, कागज है, ठीक है, कॉपी है, कलम है, कुछ भी है, ठीक है, या फिर हम सन है, मार्स है, जुपिटर है, बड़े बड़े उल्का पिंड है, कुछ भी है, उन सभी वस्तुओं को, जो भी चीज हम अपने देख रहे हैं, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तोड़ते हैं, जैसे देखो, हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, लाइट, ठीक है। क्लास 6th में ये चैप्टर है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी, और 11th में भी, और 12th में भी होगा, ठीक है। देखो, क्रमबद्ध, हमने क्लास 6th में भी लाइट पढ़ा, 7th में भी लाइट पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी। जो टॉपिक आपने 6th में लाइट के बारे में पढ़ा होगा, उससे कुछ ज्यादा चीजें आपको जानने को मिली होगी 7th स्टैंडर्ड में, और उससे ज्यादा आपने 8th में पढ़ा, और 9th में थोड़ा और डीप गए, और 11th 12th में तो पूछो मत, बच्चों की खोल की मारी जाती है यहाँ पर लाइट के नाम पे, ठीक है। यहाँ पर भाई साहब इतने लाइट को डीपली पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब सोचो, क्रम से चले ना हम लोग, हमने आपको पहले लाइट के बारे में बताया कि हाँ बच्चों, लाइट ये है, बेसिकली ऐसा होता है, ये काम करता है वो। 10th तक जाते जाते आपने लाइट के ऊपर इतना स्टडी कर दिया, इतना स्टडी कर दिया, बहुत डीप चलेगा। 11th 12th में तो आपने आइंस्टाइन के पिताजी बन गए हो, ठीक है, इतना आपने लाइट के ऊपर स्टडी कर दिया है। तो क्रम से पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आपको नहीं बताया जा रहा है ना, ठीक है। कोई भी चीज क्रम से बताई जाती है। सोचो अगर आपको 6th में ही 11th का पढ़ा दिया जाए तो आपकी क्या हाल होती, ठीक है। तो इसलिए क्रमबद्ध, जैसे हम लोग क्रम से चलते हैं ना, जैसे सपोज ये पेंसिल है, ठीक है, तो हम लोग बाहर से चलते हैं कि हाँ बच्चों देखो, ये नटराज पेंसिल है, इसके बाहर पे रेड कलर का पेंट है, इसके अंदर लकड़ी होता है, फिर उसके अंदर ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट थर्ड पॉइंट पाया, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कुछ ज्यादा हाई हो गया, ठीक है, और ज्यादा मुश्किल बात हो गई, ठीक है। ग्रेफाइट बेसिकली क्या है, कार्बन का फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसे क्रमबद्ध चलते हैं, सुव्यवस्थित, एक व्यवस्था के साथ है। अभी देखो, हम व्यवस्था के साथ पढ़ रहे हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, फिर उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, फिर उसके बाद उसका कार्य क्षेत्र कौन कौन सा है, ऐसे धीरे धीरे व्यवस्था के साथ आगे बढ़ते रह रहे हैं हम, ठीक है। उसी ज्ञान को, या वो ज्ञान क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए और सुव्यवस्थित होना चाहिए, उसी ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत डीप बात थी जो कि मैंने तोड़ दिया, ठीक है। अब आगे चलो। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज फिजिक्स। ये जो फिजिक्स है ये है क्या।
देखो जो फिजिक्स है ना, वो एक ग्रीक लैंग्वेज, क्या बोला मैंने, फिजिक्स ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है फ्यूजिस, उससे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर। यानी फिजिक्स जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये ग्रीक 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 बोले तो ग्रीक एक देश है, वहां एक लैंग्वेज चलती है ग्रीक, तो ग्रीक का एक वर्ड अंदर आ जा, ग्रीक में एक लैंग्वेज चलती है ग्रीक, ठीक है, वहां पर एक वर्ड है फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर, यानी कि प्रकृति के बारे में अध्ययन करना। क्या हुआ? तेरी भाभी के लिए वीडियो बना। हाँ हेलो। हाँ सर को दे देना फीस, सर को देना। अच्छा तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है? अबे यार थारी भाभी के लिए वीडियो बना रहा था यार, तेरी मैडम मैडम जी के लिए तेरा वीडियो बना रहा था यार। अरे हमारी जान है यार, हम ऐसे कैसे छोड़ दें मैडम को। अबे यार हाँ मुझे पता। हाँ चल आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, मेरे बिना तो। अरे नहीं नहीं आ रहा हूँ यार। ठीक है ठीक है। अरे हट हट। हाँ सॉरी, सॉरी इंजन मैडम, ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है, वीडियो कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। फिलहाल ये टॉपिक यार थोड़ा खत्म कर देता हूँ मैं, थोड़ा एक मिनट बैठ जा। हाँ। देखो जो फिजिक्स मैंने कहा वो एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड फ्यूजिस से बना है, जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की बहुत शाखा है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटना मतलब बोले तो कैसे, बिजली चमक रहे हैं, कौन चमका रहा है, मैं। क्यों भाई प्रियांशी, बादल चमका रहा है ना, ठीक है, तो इसलिए भाई साहब वीडियो मत बना, उधर है। तो क्या कहते हैं यार, कंफ्यूज करा दिया, हाँ बादल से बिजली चमक रहे हैं, ठीक है। तो क्यों चमक रहे हैं यार, हम रोड पे चल रहे हैं तो क्यों चल पा रहे हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल पा रहा हूँ, ध्वनि क्या है, ठीक है, तुम सुन पा रही हो तो क्यों सुन पा रही हो, कैसे सुन रही हो, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, दिन हो रही है, रात हो रही है, बारिश हो रही है, सब प्राकृतिक घटनाएं, प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही है प्राकृतिक घटनाएं, उन्हीं का अगर हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करें, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करें तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान बेसिकली विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत जो नेचुरल घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, दिन रात होना, बारिश बादल चमकना, ये सब ऐसा इनका जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, तो उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। लेकिन मैडम ट्विस्ट, ट्विस्ट ये है कि एग्जाम में आएगा कि भौतिक विज्ञान क्या है, जो कि आता भी है 1-2 नंबर में, तो आप ये नहीं लिखेंगी, क्यों नहीं लिखेंगी, क्योंकि ये ओल्ड हो गई है परिभाषा, लेकिन जानना जरूरी था, ठीक है। और दूसरा है मापन के विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं, कोई दूसरा बंदा आया उसने कह दिया कि मापन के विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं, और जो कि कोई गलत नहीं है, जो बिल्कुल सही है। मेजरमेंट करते हैं हम लोग फिजिक्स में, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मेजरमेंट तो ही करते हैं, हम कहते हैं यार कोई गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, 15 सेकंड में इसने इतनी दूर, मतलब 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, एस, कितनी दूरी तय करेगा, अबे रुक जा यार, दूरी निकालना है, ठीक है, तो दूरी निकालना है, मेजरमेंट कर रहे, देखो ये जैसे बंदा, देखो इसने क्या कर रखा है, एक स्केल पकड़ा है, ठीक है, और ये माप रहा है, सपोज 50 सेंटीमीटर माप रहा है, कुछ भी माप रहा है, ठीक है, तो मापन कर रहा है ना, बेसिकली मेजरमेंट कर रहा है, तो मेजरमेंट करने को, ठीक है। यानी यार हम फिजिक्स में क्या नापते हैं, इसका त्वरण क्या होगा, इसका वेग क्या होगा, इसका चाल क्या होगा, कितनी दूरी, हम लोग मेजरमेंट तो करते रहते हैं फिजिक्स में, तो मेजरमेंट करने को ही क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो अभी इतना ही जानो, इसके बाद मैटर आता हूँ। अबे यार इसकी जान चली जाएगी मेरी बिना, माँ कसम यार। हाँ अरे यार तुझे बता रहा हूँ, मेरी मैडम को कौन बताएगा फिर। हाँ चल आ रहा हूँ यार, मेरे बिना तुम्हारा साला काम भी नहीं होता, ये नहीं कि चले जाओ। हाँ ओके नाउ एंजल मैडम वेलकम बैक। हाँ तो हमारा सेकंड टॉपिक था मैटर, ठीक है। देखो मेरा मैटर तो नहीं है आपके साथ, बट हो सकता है इन द फ्यूचर, तो हम फिलहाल टॉपिक देख लेते हैं। देखो द्रव्य, द्रव्य क्या है, क्या कहा मैंने, द्रव्य, मैटर मतलब द्रव्य। एक्चुअली द्रव्य है क्या, किसी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, यही परिभाषा लिखनी है अगर एग्जाम में आता है। इसको पहले समझते हैं हम, ठीक है, तोड़ तोड़ के। किसी पदार्थ में, सपोज ये एक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, पॉलीथीन है कि नहीं है, में उपस्थित पदार्थ की मात्रा किस चीज से मिलकर बना है, छोटे छोटे प्लास्टिक से, किससे मिलकर बना है, प्लास्टिक से, ठीक है। और उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा की कितनी मात्रा में प्लास्टिक यूज हुआ है इस पॉलीथीन को बनाने के लिए, वही क्या है, द्रव्यमान। अब इससे सरल कोई समझा ही नहीं सकता है, ठीक है। मैंने कहा कि किसी पदार्थ में
कोई पदार्थ क्या है, जैसे सपोज मान लेते हैं हम लोग पॉलीथीन है, ठीक है, में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, ये किससे मिलकर बना है, ये पॉलीथीन प्लास्टिक से मिलकर बना है, तो कितने प्लास्टिक से मिलकर के बना है, ठीक है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 20 ग्राम, जितने भी उससे मिलकर बना है प्लास्टिक से, वही क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूँ, जैसे मैं पेन ले लेता हूँ एक, ठीक है, ये पेन, पेन जो है कि पेन भी प्लास्टिक की बनी रहती है, ठीक है, उसका बाहर का बॉडी है, तो वो जो पेन है वो भी कितने प्लास्टिक से मिलकर बना है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 20 ग्राम, वही क्या है, द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य समझ गए, और द्रव्य वो है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग महसूस कर सकते हैं। अबे यार क्या क्या खुल रहा है, ठीक है। हाँ हो ओके। अब देखो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं एक और डेफिनेशन दे देता हूँ, ठीक है, कि ऊर्जा जिसकी मदद से कोई कार्य हो, ऊर्जा क्या है, जिसकी मदद से कोई भी कार्य हो, ठीक है, वह ऊर्जा है। जैसे हमें पता है ये क्या है, सन, सन से क्या आती है, सनलाइट आती है, ठीक है, और लाइट क्या है, एक प्रकार की, लाइट है क्या, ऊर्जा ही तो है, हम कहते हैं ना प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, तो मैंने कहा ऊर्जा जिसकी मदद से कोई कार्य हो, काम हो, ठीक है, तो जैसे हमें कोई चीज देखनी है, तो वो किसकी मदद से होगा, ऊर्जा की मदद से, कैसे देखो, हमने कहा लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, ये लाइट इस पॉलीथीन पे पड़ी, ठीक है, पॉलीथीन पे पड़ी और वहां से टकरा करके आपकी आंखों में गई, और फिर रेटिना पे उसका इमेज बना, ठीक है, तब आप उस चीज को देख पाए, क्या हुआ, सनलाइट क्या हुई, इस प्लास्टिक पे पड़ी, पॉलीथीन पे, और पॉलीथीन से टकरा करके आपकी आंखों में गई और रेटिना पे इमेज बना, तब आप इस चीज को देख पा रहे हो। तो लाइट की मदद से कौन सा काम हुआ, देखने का, हुआ कि नहीं हुआ, ये मैडम की आंखें देख रहे हो, ये देख पा रही है क्योंकि इस चीज पे लाइट पड़ी। इसको हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं, सपोज एक रूम है, ठीक है, वहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, एकदम लाइट बिल्कुल बंद है, ठीक है, रात का टाइम है, लाइट सारी, कमरा एकदम घनघोर अंधेरा, कोई भी चीज दिखाई देगी नहीं, तो उस टाइम पे आप देखने का काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, लेकिन वहीं पर कोई एक कैंडल जला दे, लाइट आ जाए, ठीक है, तो लाइट जो है कि उस चीज पे पड़ेगी और आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होगा, तो उसकी इमेज बनेगी, तब आप उस चीज को देख पाओगे, तो ऊर्जा वो जिसकी वजह से कोई काम हो, ठीक है। और इसको तो हम बायोलॉजी में भी देख सकते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलता है, डाइजेशन होता है, एनर्जी बनती है, ठीक है, सेल्स के अंदर, और तब हम कोई काम कर पाते हैं, हम लोग इतना सुबह से शाम तक काम करते हैं, क्यों, मैं अभी बोल रहा हूँ, बोलना भी एक काम है, ठीक है, बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा है, बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संभव नहीं है, ये बात याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। देखो जो बुजुर्ग आदमी है वो उठ नहीं पाता, कोई काम नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि वो खाना पीना छोड़ देता है बुढ़ापे में, और इसलिए ऊर्जा नहीं बनती है, ठीक है। तो ऊर्जा की डेफिनेशन भाई इससे सस्ती डेफिनेशन कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये मैंने क्यों किया ये बकवास, ऊर्जा और ये द्रव्य का, क्योंकि अगली जो लेटेस्ट डेफिनेशन है फिजिक्स की जिसमें नंबर मिलता है, वो ये डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। देखो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यमान, ऊर्जा, उनकी पारस्परिक क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा, किस किस की, द्रव्यमान व ऊर्जा के उनकी पारस्परिक क्रियाओं, द्रव्यमान या ऊर्जाओं की पारस्परिक क्रियाओं, पारस्परिक क्रिया मतलब जो एक साथ एक दूसरे के साथ वो करते हैं, तथा रूपांतरण, हमको पता है ना, एक फेमस साइंटिस्ट आए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने दिया था ई इज इक्वल टू माकी, सॉरी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हम ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये क्या है, सूर्य, ठीक है, सूर्य क्या है, एक बड़ा द्रव्यमान है कि नहीं, बड़ा आग का गोला द्रव्यमान है, ये जो द्रव्यमान है ये हमें कौन सी एनर्जी देती है, लाइट देती है कि नहीं देती है, प्रकाश। तो ये हमेशा जो है कि सूरज का साइज क्या हो रहा है, धीरे 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 छोटा हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने द्रव्यमान को किसमें बदल रहा है, ऊर्जा में बदल रहा है, बहुत डीप बात है, ठीक है, कि सूरज क्या कर रहा है, अपने द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, और एक दिन सूर्य गायब हो जाएगा, पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखा भी देखो, सन लूजेस 4 मिलियन टन ऑफ मास पर सेकंड, कि कितनी बड़ी बात है, देखो कि हर एक सेकंड में जो सूरज है वो 4 मिलियन टन, यानी कि समझ पा रहे हो, 40 लाख टन, 4 मिलियन टन क्या कर रहा है वो, पर सेकंड मास को लूज कर रहा है, किसमें बदल रहा है वो, एनर्जी में, ठीक है, एनर्जी में बदल रहा है। और वही एनर्जी देख लेना, मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं लिख करके, वही एनर्जी क्या होगा, फिर बाद में आपस में कंबाइंड होगी और वापस से जो है कि क्या बनाएंगी वो,
मास बनाएंगी, क्योंकि मास का एनर्जी में कन्वर्सेशन है तो एनर्जी का भी मास में कन्वर्सेशन जरूर होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझिए कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा उनकी पारस्परिक क्रियाओं, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच की जो पारस्परिक क्रिया है तथा रूपांतरण, देख रहे हो, ऊर्जा का द्रव्यमान में, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये लेटेस्ट परिभाषा है, इसी को लिखना 2 नंबर पक्के, ये इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक यही था जानना। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, भौतिकी का कार्य क्षेत्र। देखो जो भौतिक विज्ञान है ना, हम लोग क्या करते हैं उसमें, हम लोग हाँ, ठीक है, जो तो भौतिक विज्ञान है, ठीक है, हम लोग उसमें बहुत छोटे लेवल से स्टडी करते हैं और बहुत बड़े लेवल तक का भी स्टडी करते हैं। तो जब इसका कार्य क्षेत्र मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, देखो मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, और माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है। माइक्रोस्कोपी को हिंदी में कहते हैं स्थूल, ठीक है, और माइक्रोस्कोपी को कहते हैं सूक्ष्म। तो इसका जो कार्य क्षेत्र है भौतिक विज्ञान का, वो बहुत बड़े क्षेत्र तक भी है और बहुत छोटे। जैसे देखो, जब हम बहुत बड़े क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे हम लोग जब हम प्लैनेट्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, मास, सन, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, बड़े-बड़े पिंडों के बारे में, ठीक है, तो हम मैक्रोस्कोपिक की स्टडी करते हैं। फिजिक्स का कार्य क्षेत्र उस टाइम पे क्या होता है, मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रोस्कोप, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और जैसे हम जब क्वांटम्स लेवल की स्टडी करते हैं, जैसे एटम, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल, कुछ भी, उस लेवल की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। देखो लिखा भी है, भौतिकी के स्थूल प्रभाव यानी कि मैक्रोस्कोपिक प्रभाव के अंतर्गत खगोल स्तर की परिघटनाओं, खगोल स्तर यानी वही उल्कापिंड, तारे, ठीक है, ग्रह, इन सब परिघटनाएं सम्मिलित होती है। जबकि जबकि सूक्ष्म भौतिकी में परमाणु, आणविक और नाभिक की परिघटनाएं सम्मिलित होती है। कैसे ये नाभिक है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, तो हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक यानी हम बड़े क्षेत्र पे स्टडी करते हैं खगोलीय स्तर पर, ठीक है, जैसे उसमें हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स, जस्मित विज्ञान भी कहते हैं, हाँ, यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स की जरूरत होती है मैक्रोस्कोपी की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, और माइक्रोस्कोपी की व्याख्या करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता लेनी होती है। और इस दुनिया का सबसे, यहीं पर एक ज्ञान पे लेता हूँ कि इस दुनिया का सबसे हार्ड बुक कौन सा है। हम लोग कहते हैं भैया मैथ सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, नहीं, क्वांटम फिजिक्स दुनिया की सबसे हार्ड, दुनिया की सबसे हार्ड बुक है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मतलब क्वांटम क्या होता है, छोटा, बिल्कुल छोटा। तो माइक्रोस्कोपिक चीजों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, हमको क्वांटम मैकेनिक्स की यूज पड़ता है। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है। और क्लासिकल मैकेनिक्स के फादर भी कहे जाते हैं न्यूटन। जितने भी अभी तक हम बल पढ़ते हैं, ये गति पढ़ते हैं, गति के नियम, ठीक है, ये सब न्यूटन के दिए हुए हैं और इसी को क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यांत्रिकी, ठीक है, इसमें वही बल, ये सब, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम लोग ऊर्जा, ये कार्य, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं, हीट। ऑप्टिक्स, इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दोलन एवं तरंगे में आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, दोलन काल, आवर्तकाल, ये सब। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग जो विद्युत विद्युत है इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी हमें जानना जरूरी था, बस हमने जान दिया ये एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में मैंने कहा ये आता है, ये डेफिनेशन भौतिक विज्ञान क्या है। अब आगे चलते हैं। देखो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा एंजल मैडम, कई बार हमने सुना है यार टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। जितनी भी चीजें हम आसपास देख रही है वो सब फिजिक्स ने दे रखा है, ठीक है। तो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है, फिजिक्स या विज्ञान के, फिजिक्स के नहीं, हम किसी भी विज्ञान की बात करें, कोई भी शाखा, चाहे बायोलॉजी है चाहे केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स या विज्ञान के अनेक नियमों, हम जितने भी नियम पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, जितने भी हम सूत्र, जितने भी सूत्र पढ़ते हैं, उनका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग टेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे कोई बंदा आ गया, ठीक है, सपोज कोई बंदा आ गया, उसका दिमाग दुनिया से थोड़ा अलग चलता है, वो इस दुनिया से थोड़ा अलग सोचता है, ठीक है। उसने जो है कि विज्ञान पढ़ा है, साइंस वर्ग का स्टूडेंट है, और उसने जो है कि साइंस पढ़ा, उसने बहुत सारे नियम पढ़े हैं, सिद्धांत पढ़े हैं। जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम की एग्जांपल ले लेते हैं यार, इतने ग्रेट है वो। F=G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र है ना। तो ये जो सूत्र है, इसकी मदद से हम लोग, इसकी मदद से क्या करते हैं, हम लोग एक रॉकेट को ऊपर भेज पाते हैं, एक रॉकेट को हम लोग हवा में भेज पाते हैं, इस सूत्र के कारण, इस सूत्र के कारण, ठीक है। ये सूत्र का हमने क्या किया, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया, ठीक है, यही तो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं लीवर सिस्टम, उससे मशीन डिजाइन, लिक्विड फ्लो के अध्ययन से एरोप्लेन बना। देखो ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण से इंजन बना, ये इंजन देख रही हो, ये कैसे बना, ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन से। देखो कार्य कब होता है,
जब किसी चीज़ पे बल लगाते हैं और पता नहीं यार सॉफ्टवेयर में हो क्या रहा है, जब किसी चीज़ में बल लगाते हैं, जब मैंने कहा जब किसी चीज़ में बल लगाते हैं, सपोज़ ये कोई चीज़ है, उस पे हमने बल लगाया F और वो चीज़ अपनी जगह से विस्थापित हो गई, थोड़े आगे चले गई, ठीक है? तो यही तो कार्य हुआ। और ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। आपको पता है, मेरे पास तो पल्सर है, उसमें जो है कि इंजन है, ठीक है? ये इंजन इसी चीज़ पे काम करता है कि ऊष्मा को कार्य में कैसे रूपांतरित करता है, वो इंजन का काम है ये करना, कि वो ऊष्मा को कार्य में बदल दे। कैसे? देखो, यहीं पे बता देता हूँ, सुनते रहो, कोई बात नहीं, नहीं आएगा एग्ज़ाम में, बट माइंड तो होगा ना हमारा कि हाँ, उस लेवल का डेवलप्ड। एक्चुअली क्या है, जब हम इंजन में ये पेट्रोल डालते हैं ना, पेट्रोल, तो इंजन में होते हैं पिस्टल, ठीक है? छोटे-छोटे पिस्टल, पिस्टल मतलब ऐसे मोबिल टाइप यार, हाथों जैसे, ठीक है? और जब पेट्रोल यहाँ रहता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पिस्टल ऊपर नीचे होते हैं और घिसते हैं और घर्षण होता है, घर्षण से क्या होती है, घर्षण से चिंगारी उत्पन्न होती है और ये पेट्रोल जलने लगता है, जलने लगता है तो ऊष्मा आती है, ऊष्मा आता है तो ये इंजन घूमना शुरू कर देता है और ये ऊष्मा क्या काम करता है, कार्य में बदलता है। क्यों? ये हमारे टायरों पर प्रेशर डालता है, पीछे वाले टायर पे ऐसे धक 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 टायर को घुमाता है और टायर को घुमाता है तो क्या होता है, कार्य, क्योंकि हमारी गाड़ी अपनी जगह से विस्थापित हो गई। तो ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण इस प्रकार से हुआ, ठीक है, उससे हमने इंजन बना लिया। सभी इंजन इसी लॉ पे काम करते हैं। टीवी दिया, कंप्यूटर बनाया हमने, रेडियो बनाया, रोबोट बनाए, जो हमारा फोन है वो भी एलईडी की मदद से बनता है। हमारे जो डिस्प्ले है ना, छोटे-छोटे एलईडी से मिलकर बना है। एलईडी किसकी देन है? फिजिक्स की। एक्स-रे, हाँ, कई लोग कहते हैं यार कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इसका मेडिकल में क्या काम है? इतना काम है, अगर कोई स्टडी करे तो पता चले। देखो, एक्स-रे हमने सुना था कि एक्स-रे की खोज किसने करी थी? रांटजन ने करी थी। तो एक्स-रे की खोज से एक्स-रे मशीन बना, जिसकी मदद से ये होता है और ये क्या है? आपको पता है। लेज़र, लेज़र का अध्ययन भी फिजिक्स में होता है, ठीक है, लेज़र। तो लेज़र के अध्ययन से हम लोग गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी कर पाते हैं। देख रहे हो कैसे? लेज़र, जो डॉक्टर लेज़र सर्जरी करता है, ठीक है, दूरबीन वाली सर्जरी भी कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जन, ठीक है। कैसे? गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर होता है वहाँ पर स्टोन हो जाता है, जो कि मेरे पापा का भी होता है, कुछ इस प्रकार से ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। अब आता है मेन, यहाँ पर लिख लो 3 नंबर, ये आता है एग्जाम में, जो आ रहा है मैं बता रहा हूँ उसके आगे 3 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, प्रकृति के मूल बल। क्या बोला मैंने? प्रकृति के मूल बल। मूल का मतलब सब समझते हो, सब मूल, मूल का मतलब यह है जो स्वयं से उत्पन्न है। क्या है? स्वयं से उत्पन्न, जिसको किसी ने नहीं बनाया। हम कहते हैं जैसे यार अल्लाह, किसी ने बनाया क्या इनको? नहीं बनाया ना, ये दुनिया से पहले थे, खुद से है, स्वयं से है, किस, इनका ना आदि ना अनंत है। हम लोग कहते हैं यार शिव भगवान से, ना इनका आदि है ना अंत है, इस दुनिया के शुरू से है, किसी ने इनको नहीं बनाया, स्वयं से है, जब से दुनिया है तब से है, ठीक है। तो इसलिए ये मूल है, फंडामेंटल। तो मूल शब्द का अर्थ समझ गए होंगे, ठीक है। आप देखो मैडम, अबे यार हटना, एक्चुअली में हुआ क्या था, बिग बैंग की थ्योरी पता है? बिग बैंग नहीं पता है? रुको 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 रुको, तो पहले इस दुनिया में कुछ नहीं था, ये दुनिया ही नहीं थी, ना ब्रह्मांड था ना कुछ था। साइंस कहती है कि पहले सारी ऊर्जा एक बिंदु के रूप में थी, छोटे से कण के रूप में, ठीक है। इसके अंदर अपार ऊर्जा थी, ठीक है। और धीरे 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 ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ती गई। और जैसे गुब्बारे के अंदर पानी भरते रहता है और गुब्बारा एक टाइम पे फट जाता है, ऐसे ये भी क्या हो गया, ब्लास्ट, फट हो गया, फट गया, ठीक है। जैसे ये फटा ना, या ये थोड़ा डीपली बात है, तो सबसे पहले इसमें से बाहर आया टाइम। उससे पहले इस दुनिया में टाइम नाम की कोई चीज नहीं थी। समय तब आया जब ये बिग बैंग में ब्लास्ट हुआ, ठीक है, बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, तो बाहर आया टाइम। उसके बाद उसके तुरंत बाहर आया इसमें से ग्रेविटी। तो पहला मूल बल जो आया वो था ग्रेविटी, ठीक है। बहुत डीप जा रहा हूं मैं, ग्रेविटी। तो इसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे, जितने भी छोटे छोटे कण थे, ठीक है, एक्सप्लोजन के बाद जब ये बहुत दूर दूर ऐसे बिखर गए थे, ठीक है, तो एक बल आया ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करता है, जहां भी दो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान जहां भी ग्रेविटी द्रव्यमान है वहां ग्रेविटी होगी, एक दूसरे को और आकर्षित कर रहे थे, जिससे क्या होगा, एक दूसरे से चिपकने लग गए, ठीक है। और ये डस्ट पार्टिकल्स ये एक दूसरे से चिपक के क्या कर रहे थे, इन्होंने बना दिया प्लेनेट, इन्होंने बना दिया सन, स्टार, ठीक है, गैलेक्सी, ये सब बना दिया। कैसे बना? इस ग्रेविटी के कारण, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही जानो, बहुत डीप चले गया फिर भी मैं। इतना याद रखना कि सबसे पहले कौन आया, तो ये आया। अब देखो, 4 बल कौन कौन से हो प्रकृति में मूल, जो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं जब से बिग बैंग हुआ है? पहला ग्रेविटी, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियन जिसको हम लोग प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, चौथा दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पे, गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? आकर्षण बल है। क्या है? आकर्षण बल है।
जहां भी दो द्रव्यमान होंगे, जहां भी दो द्रव्यमान होंगे, ऐसे दो पिंड है, ठीक है, तो उनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। उसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन इसका नियम एग्जाम में लिखने के लिए आता है, ये लिखोगे, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको रट लो, ठीक है। क्या कह रहा है, किन्हीं दो पिंडों के बीच, माना एक पिंड M1, कलर चेंज, एक पिंड M1 दूसरा पिंड M2, ठीक है, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझो, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी F बराबर, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, पिंड दो है, एक का द्रव्यमान M1 और दूसरे का द्रव्यमान M2, ठीक है। एक चीज गलती कर दी मैंने, प्रोपोर्शनल लगाना था, F प्रोपोर्शनल M1 M2, कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब तो पता ही होगा। समानुपाती मतलब अगर F बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और अगर दूरी बढ़ेगा तो ये फोर्स क्या होगा, घटेगा, एक दूसरे के विपरीत, व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए इसको मैंने बट्टे में डाला, जो भी चीज बट्टे में होगी इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, उसका उल्टा करेगा वो। अगर इनको हम कंबाइन करें तो क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और इस F को हटा सॉरी इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक नियतांक आ जाता है, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। इसको भी याद कर लो, जी की वैल्यू आती है F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये कैसा है, याद रखना, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, तो कोई ना कोई नियतांक आ ही जाता है। हम लोग जैसे K लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, चाहे आप मार्स पे जाओ, जुपिटर पे जाओ, इसकी वैल्यू इतनी की इतनी ही रहेगी, कांस्टेंट है। किसने निकाली थी इसकी वैल्यू, न्यूटिया ने, बोले तो न्यूटन साहब ने, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इतना समझ गए कि आकर्षण बल है, और इसका नियम क्या है, तो ये लिखना है एग्जाम में, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना याद रखना। फॉर्मूला डिराइव करने को लाएगा तो F प्रोपोर्शनल M1 M2 F सेमी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, F इज इक्वल टू F proportional M1 M2 upon R square, F is equal to proportional हटाने तो G M1 M2 upon R square, G the value 6.67 to 10 to the power -11 Newton meter square प्रति kg square, and the distance between two particles, दो कणों के बीच, किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो दूरी R है, कोई नहीं बताता, जैसे सपोज ये है और ये है, ये M1 है, ये M2 है, तो इनके बीच की जो ये दूरी है, ये कहाँ से है, इनके साइड से है, यहाँ पर से, या इनके केंद्र से है। तो याद रखना, हमेशा उनके केंद्र से होती हो दूरी, ठीक है, कि दो पिंडों के केंद्र से की दूरी होती हो, ना कि उसके साइड से या फिर लास्ट केंद्र की होती है, द्रव्यमान केंद्र जिसको हम कहते हैं, वहां के बीच तक की दूरी को, ठीक है। ये भी कईयों को नहीं पता होता है। चलो, गुरुत्वाकर्षण हो गया, लिख लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझने से पहले चार्ज को समझना पड़ेगा। आवेश, आवेश किसी भी कण का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आसपास के छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। देखो, कोई ऐसे कोई मान लेते हैं हम, कोई पार्टिकल है इतना छोटा, ठीक है, तो ये इसके अंदर एक गुण है, एक गुण है, स्वयं से वो गुण है, जिसके कारण वो क्या करेगा, उसके आसपास जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, या फिर गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण था, हाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रतिकर्षण भी है, या फिर प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण मतलब उसको दूर फेंकेगा, ठीक है, जैसे तुम प्रतिकर्षित करते हो मुझे बार बार और मैं तुम्हें बार बार आकर्षित करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण होगा, देखो, जब सेम सेम चार्ज होते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, ये भी याद रखना, ठीक है। और जब ये भी, ये ले लो दोनों एक साथ, और जब अलग अलग चार्ज होते हैं तो क्या होता है, जब अलग अलग चार्ज है तो आकर्षण, ठीक है, याद रखना। जैसे मैं लड़का हूँ, कोई दूसरा लड़का है, तो भाई हमारे बीच में प्रतिकर्षण है, तू दूर रहे। जैसे मैं लड़का हूँ, तुम लड़की हो, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, आओ पास, ओके। तो समझ गए, यहाँ पर दोनों होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। इसको मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, देखो, जैसे कभी ऐसा करना ना, स्केल है, बाल में हल्का तेल भी लगा हुआ, ठीक है, उसको घिसना, ठीक है, उसको घिसना, और छोटे छोटे जो आएगी ऐसे कागज के टुकड़े होंगे, देखना वो अपने आप उसकी ओर आकर्षित होंगे। ऐसा क्यों होता है, देखो, जब हम स्केल को घिसते हैं ना बालों में, ठीक है, तो क्या होता है, घर्षण, घर्षण से हीट उत्पन्न होती है और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है, ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आ जाता है, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, ठीक है।
और उसके आसपास जो जैसे कागज के टुकड़े हैं, अगर उनमें नेगेटिव चार्ज तो वो क्या होंगे, आकर्षित, इसलिए वो हमसे चिपकते हैं। ठीक है, तो ये भी अभी समझ गए होंगे। कितना मस्त है ना फिजिक्स, देखो दुनिया की सच्चाई पता करवाता है हमें। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो हमें पता है NaCl का सीन, देखो सोडियम के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 1। इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितना है, 2 8 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब मुझे पता है, या आपको भी पता है, कि हर कोई स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, हर कोई तत्व स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए शर्त है कि उनके लास्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन उसने ये त्याग दिया, याद रखना इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सोडियम के अंदर 11। ठीक है, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। इतने ही 11 ही इसमें प्रोटॉन होंगे, और इसमें इसमें 17 ही प्रोटॉन होंगे, याद रखना इस चीज। अब देखना यहाँ पर फंडा क्या होगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देता कौन है, पैसे देता कौन है, धनी आदमी देता है ना। तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। जो अमीर आदमी होता है वही तो दान करता है, गरीब आदमी लेने का काम करता है। क्लोरीन गरीब आदमी है, ऋणी, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, ये जैसे ही लेगा, ये 7 किस में बदल जाएगा, 8 में बदल जाएगा। ये 1 चले गया तो इसके पास 8 तो है ही, अंतिम कोष फिर ये वाला हो जाएगा 8। तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस चार्ज आ गया। क्यों आ गया, ये देखो, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। पर प्रोटॉन तो नहीं गया ना, प्रोटॉन तो वहीं की वहीं है। तो 11 प्रोटॉन अभी भी, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, इसलिए सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, इसलिए आया चार्ज। अब क्लोरीन पे देखो, क्लोरीन पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, और 17 प्रोटॉन थे। उसने एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये 17 क्या हो गया, अब 18 बन गया। लेकिन प्रोटॉन तो 17 ही है ना नाभिक में अभी भी। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, इसीलिए इस पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। और माइनस प्लस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, इसलिए सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली गणित भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही डीप बता दिया मैंने। ठीक है, तुम यहाँ देख भी रहे हो, देखो प्लस है और माइनस है, दो अलग अलग चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो आवेश किसी भी कण का, कोई भी कण है या कोई भी पदार्थ है, उसका वह गुण है जिसके कारण वो अपने आसपास के चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, देखो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, देखो किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम है, यहाँ देखना, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच, वहां पर पिंडों के था, यहाँ आवेशित कणों के था। और याद रखना एक चीज यहाँ लिखा नहीं मैंने, स्थिर होने चाहिए वो आवेशित कण, जैसे एक कण यहाँ है एक कण यहाँ है। तो किन्हीं दो स्थिर आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उनके आवेशों के गुणनफल, सपोज इस पे प्लस चार्ज है, इतना चार्ज है जितना भी होगा, इस पर माइनस चार्ज है जितना चार्ज होगा, उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ भी क्या था, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये याद करना तो उतना टफ होना नहीं चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। अब इसको देखो, ये याद रखना, इसे कूलाम का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच, माना एक आवेशित कण Q1, दूसरा आवेशित कण Q2, उनके बीच की दूरी क्या है, R। ठीक है, उनके बीच क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेम है, सेम डिराइव करेंगे हम इसका फॉर्मूला। किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती देते हैं। F सेमी प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, इनको कंबाइन करेंगे, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, तो जब भी साइन हटेगा कोई ना कोई नियतांक आ ही जाएगा। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, K यहाँ पर कांस्टेंट है। K की वैल्यू बताऊं, K की वैल्यू 9 गुणा किया 10 की घात 9। ठीक है, या फिर हम इसको भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ गए। दोबारा बता दे रहा हूँ, किन्हीं दो आवेशित कण, एक आवेशित कण है एक आवेशित कण है, के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के बीच, याद रखना यहाँ पर आकर्षण ही नहीं प्रतिकर्षण भी होता है। हाँ, ठीक है, इसलिए मैंने विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
अब आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, सिंपल सा बल है। ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो मैंने एक चीज यहाँ पर ये कहा, ध्यान से सोचना, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस प्लस, सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो भैया मेरे को एक बात बताना, नाभिक में इतने सारे प्रोटॉन है, ठीक है, और बहुत पास पास भी है, ठीक है, प्लस चार्ज एक प्रोटॉन पर, दूसरे प्रोटॉन पे भी प्लस चार्ज, तो ऐसा होना चाहिए था कि ये तो ऐसे दूर एकदम रिपल्स हो जाने थे, ये तो नाभिक तो संभव ही नहीं होना चाहिए था, नाभिक तो टूट जाना चाहिए था। पर ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस नाभिक के अंदर एक बल लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है। वरना यहाँ पर दो कंडीशन देखो ना, एक प्रोटॉन यहाँ, एक प्रोटॉन यहाँ, दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे थे, नाभिक नष्ट हो जाना चाहिए था। या फिर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ बाहर है, इसमें माइनस चार्ज है, अंदर प्रोटॉन प्लस, तो प्लस माइनस अट्रैक्शन होना चाहिए था, इसको बाहर चले जाना चाहिए था या उसको अंदर आ जाना था। पर ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्रबल नाभिक के बल लग जाता है, जो कि नाभिक में क्या करता है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखने वाले बल को प्रबल नाभिक के बल कहते हैं, इतना लिखना है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में बांधे रखता है, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से लगभग 100 गुना अधिक प्रबल होता है। इस फोर्स से 100 गुना ज्यादा फोर्स किस कौन है, प्रबल नाभिकीय बल। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, बोल दिया उसने, यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, यानी दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच यह बल समान होता है, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल लघुपरास होता है, लघुपरास मतलब बहुत छोटी दूरी के लिए, बहुत छोटी दूरी के लिए। प्रबल नाभिकीय बल केवल नाभिक तक, यह केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावी रहता है, और नाभिक का आकार कितना होता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर इतना होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। इतने दूरी तक ही ये बल कार्य करता है, जैसे हम नाभिक के बाहर जाएंगे ये बल कार्य नहीं करता है, ठीक है। बहुत ही आसान था यार, नाभिक में प्रोटॉन तथा सॉरी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और यह नाभिकीय बल जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा भारी फोर्स है, और ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है, और यह लघु परास बल है, जो कि केवल नाभिक तक ही रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जैसे देख रहे हो यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं नाभिक के अंदर, तो इनको कौन बांध रहा है, ये देखो ऐसे बांध रहा है, ये बल बांध रहा है, इमेज से समझो, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, अब आ जाता है हमारे पास क्षीण नाभिकीय बल, वह मूलभूत बल जो नाभिकीय विघटन, जैसे हम लोग कहते हैं ना रेडियो एक्टिविटी जैसी प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। यह बहुत ही लघु परास वाला बल और अपेक्षाकृत कमजोर बल होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर्स की फोर्स जो है, उसकी तुलना में वीक न्यूक्लियर फोर्स का मान बहुत कम होता है, यानी ये बहुत बहुत एकदम बोलते ना सस्ता बल वैसा है, बहुत कमजोर सा बल है, ठीक है। और ये क्या करता है, देखो इसको मैं अपनी तरीके से समझाता हूँ, देखो क्या है ना, कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनमें से हर टाइम से कोई ना कोई बीटा क्षय, ठीक है, या फिर जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब बाहर आते रहते हैं, और धीरे धीरे ये सब बाहर आते रहेंगे तो उस पदार्थ का मास कम होता रहेगा और धीरे धीरे छोटा होता जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ, जैसे अभी आप बिस्तर पे बैठे हो जहाँ पे भी, ठीक है, वहाँ पर सपोज आपने एक पेन रख दिया, ठीक है, आज से 10 साल बाद अगर आप आओगे तो पेन वैसे की वैसी वहीं रखी होगी, भले उस पर कुछ धूल जम गई होगी, लेकिन ये यूरेनियम, ये क्या है, यूरेनियम, यहाँ पर एक और ज्ञान दे देता हूँ यार, यूरेनियम इस दुनिया का सबसे महंगा तत्व है, ठीक है, सोना चांदी कुछ नहीं है इसके सामने, और लगभग 1 ग्राम या ये यूरेनियम से हम लोग 10 लाख टन के बराबर कोयला की ऊर्जा बना सकते हैं, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रकृति में नहीं बनता है, इसको मतलब कि बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर इस यूरेनियम को मैं उसी बेड पे रख दूँ, उसी बेड पे अगर मैं रख दूँ और आज से 10 साल बाद आऊँ, तो देखूँगा क्या, इस यूरेनियम का जो साइज़ है, वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, इस यूरेनियम का साइज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर टाइम क्या हो रहा है, एक बल लग रहा है, वह बल जो रेडियोएक्टिव तत्व से क्या कर रहा है, हर वक़्त क्या कर रहा है, मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है, यानी किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकालना, रेडियो एक्टिव घटना में जो बल का यूज होता है, आजा बेटे बाहर, इलेक्ट्रॉन को बोला बाहर बाहर खींच के ला रहा बाहर, प्रोटॉन को बाहर ला रहा है, ठीक है, वही क्या है, क्षीण नाभिकीय बल है। लिख लोगे, डेफिनेशन ये, डेफिनेशन ये, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। अब देखो, साइंटिस्टों ने यह देखा कि हमेशा जो ये बल है ना, कुछ कणों के विनिमय से, विनिमय मतलब एक्सचेंज, मैंने दिया तो तुमने भी दिया, ठीक है, एक्सचेंज से, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो फोटोन के एक्सचेंज से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो मेसॉन एक पार्टिकल है उसके एक्सचेंज से, वीक न्यूक्लियर जो फोर्स है वो बोसोन के, और ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटॉन नामक एक कण के एक्सचेंज से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट था एक ये
भौतिक विज्ञान की परिभाषा, डेफिनिशन 2 नंबर, ठीक है? और इसके अलावा इसमें था ये कभी-कभी पूछ देता है कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या है, ठीक है? ये टेक्नोलॉजी वाला तो है ही नहीं बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट। ये है इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, इन चारों को याद रखना, ठीक है? बस इस चैप्टर से इतना ही था। और वो संरक्षण के नियम जो रिफ्रेशर में मेरे ख्याल से दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है? वो मत पढ़ना, वो फालतू के हैं, उस थोड़ा डिटेल में आगे चैप्टर्स में पढ़ते हैं। वो वहाँ पर ऐसे ही लिखे हैं उन्होंने थोड़ा-सा बताने के लिए, ठीक है? तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके तुरंत मैं बना रहा हूँ वीडियो सेकंड चैप्टर की और थर्ड चैप्टर बीमा। बीमा वाली की मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि बीमा वाली की मैं बना चुका हूँ, वो देख लेना। बीमा के उसमें 4 उपयोग पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और मैंने सारे सवाल करा रखे हैं, ठीक है? और उसके बाद सेकंड ही बनाऊँगा तो सीधा बनाऊँगा फिफ्थ, ठीक है? रिजुरे के पथ पर गति, ठीक है? उसमें भी डेरिवेशन आता हो गति के समीकरण कलन विधि से, जिसमें हम डी बाई डी टी करते हैं वैसे वाला, ठीक है? और ग्राफी विधि से गति के समीकरण, ये इम्पोर्टेंट है। तो गुड नाइट, सो जाओ।